अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस बी। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से बताया था, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेपेटाइटिस बी, जैसे कि मैंने आपको हेपेटाइटिस ए और ई में बताया था कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक्यूट होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से मैंने आपको बताया था ये जानलेवा नहीं होते, ये एक टाइम पीरियड बॉडी में कंप्लीट करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो जानलेवा हो सकता है। वो पेशेंट के लिए तो जान यानी ख़तरे का बाइस है ही है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो उनके सिनारियों में उनके साथ हैं वो उनके लिए भी नुकसानदा है। तो अगर कोई हेपेटाइटिस बी का शिकार है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, लोगों को बताते नहीं है कि हमें हेपेटाइटिस बी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है या किसी को भी हेपेटाइटिस बी है, उसको सामने वाले बंदे को बताना चाहिए, ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए और ताकि सामने वाला बंदा भी एहतियात करे और वो उस चीज़ से बच सके। हेपेटाइटिस बी भी लीवर पे, यानी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है और वो भी लीवर पे ही अटैक करता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारी बॉडी में किस किस तरीके से इसका वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि ड्यूरिंग बर्थ माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स किया जाए तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में ये आ सकता है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है वो साथ खाने पीने से, पानी यानी खाने पीने से, फूड वगैरह से आप में ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक जो पेशेंट का सलाइवा है वो पानी में या फूड में ना लगा हो। तो अगर आप उसका सलाइवा अपने अंदर इंटेक करेंगे तो वो वायरस आपके अंदर आ सकता है। इसके अलावा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्लिनिक वगैरह पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अगर जैसे कि मैंने कहा बहुत से पेशेंट्स हाइड करते हैं कि उनको हेपेटाइटिस नहीं है, वो डॉक्टर को गलत बयानी करते हैं जिसकी वजह से जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स की भी कोताही होती है क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को सही से स्टेरिलाइज़ नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से जो एक हेल्दी पर्सन उनके पास आता है जो इस वायरस से बचा हुआ होता है, अगर उस पर वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाएँ तो उसको भी हो सकता है। इसके अलावा पायर्सिंग वगैरह, यानी वो लोग जो कि नाक कान वगैरह बाहर यानी छिदवाते हैं, नोज़ पायर्सिंग करवाते हैं, ईयर पायर्सिंग करवाते हैं, तो उनको भी हो सकता है क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। जो भी उनके पास नाक कान छिदवाने आए वो इजीली सबके छेद रहे होते हैं, तो आपको उस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। बहुत से पेशेंट्स होते हैं हमारे क्लिनिक में आके कहते हैं, जैसे मदर्स होती हैं, वो कहती हैं मुझे हेपेटाइटिस है लेकिन मेरे बच्चे को नहीं आया, यानी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो अगर मैं उसे फ़ीड करवाऊँगी तो फ़ीड करवाने से हेपेटाइटिस का जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो उसमें आ तो नहीं जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मदर को हेपेटाइटिस है और बच्चे को नहीं है तो ड्यूरिंग फीडिंग, यानी बच्चे को दूध पिलाने के दौरान बच्चे में वो वायरस नहीं जाएगा। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। इसके डायग्नोसिस के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट करवाया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आए तो आपको हेपेटाइटिस है, अगर नेगेटिव आए तो हेपेटाइटिस नहीं होता है। इसके अलावा सीबीसी का टेस्ट करवाया जाता है, एलएफटी का टेस्ट करवाया जाता है। एलएफटी से हमें बायलोरुबिन्स वगैरह की मालूमात हो जाती है, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और इसके अलावा सीबीसी का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें प्लेटलेट्स का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि इस डिजीज़ में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो सकती है जो कि पेशेंट के लिए नुकसानदा हो सकती है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसकी अलामात ए और ई की तरह ही हैं मोस्टली अलामात, जिसमें फ़ीवर है, जिसमें बॉडी पेन है, जिसमें टाइटनेस है, जिसमें बॉडी येलो येलो टोन की होना शुरू हो जाती है, यानी पेल टोन के होनी शुरू हो जाती हैं, आँखें येलो येलो हो जाती हैं, आइज़ के जो डेले हैं वो पेल हो जाते हैं। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तमाम अलामात भी हेपेटाइटिस बी की हो सकती हैं।
इसके अलावा बाइलोरिबिन जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप एलएफटी करवाते हैं उसमें जो बाइलोरिबिन्स होते हैं वो बढ़े हुए आते हैं। की जगह पर बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसको एपिगैस्ट्रम रीजन कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट अगर कुछ भी खाए तो ऐसा लगता है वो खाई हुई चीज़ उसके वहाँ पर जाकर अटैक कर रही है। तो ये कुछ अलामात थी जो हेपेटाइटिस बी की थी। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो समझ आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।